बिहार के बक्सर जिले में बड़ा रेल हादसा हुआ है, जहां दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन गुवाहाटी से कामाख्या स्टेशन जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस ट्रेन के 21 डिब्बे डीरेल हो गए, जिसके बाद बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल के मुताबिक अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में से करीब 20 लोगों को इलाज के लिए पटना एम्स रेफर किया गया। बाकी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। इसी के साथ ही जानकारी के अनुसार ट्रेन के 21 कोच डिरेल हुए, जिसमें 2 एसी कोच भी शामिल हैं। हादसा रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे विभाग के अधिकारी और राहत बचाव की टीम पहुंची। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। और गाजियाबाद में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। रैपिड डेस्क के उद्घाटन को लेकर निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रशासनिक अधिकारियों की युद्ध स्तर पर तमाम तैयारियां जारी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गाजियाबाद में आज योगी आदित्यनाथ का दौरा है। रैपिड डेस्क के उद्घाटन को लेकर निरीक्षण करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों की युद्ध स्तर पर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद का दौरा करेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर रैपिड डेस्क के उद्घाटन को लेकर निरीक्षण करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों की युद्ध स्तर पर तैयारियां पूरी। बता दें आपको, गाजियाबाद में आज योगी आदित्यनाथ का दौरा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत रावत जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है दौरे को लेकर सीएम के? जी बिल्कुल, देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद का दौरा है। और आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ 4:45 गाजियाबाद का दौरा है। आज 4:45 पर आज जो है गाजियाबाद के सीआईएसएफ कैंप पे उतरेंगे और उसके बाद यहाँ से वो रवाना होंगे। जो सभा स्थल है वहाँ का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें कि देश की पहली रैपिड एक्स मेट्रो जो है उसका आज निरीक्षण करेंगे, जिसको लेकर आने वाले नवरात्रि के दूसरे दिन ही नरेंद्र मोदी के हाथों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वो उद्घाटन होना है। अभी आधिकारिक स्तर पर जो है वो कंफर्म नहीं हो पाया, पर हाँ बताया जा रहा है, सूत्रों की बताएं तो नरेंद्र मोदी नवरात्रि के दूसरे दिन ही इसका उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ साथ आपको ये बता दूं कि जो आला अधिकारी हैं वो युद्ध स्तर पर तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है वहां पर? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर रहेगी और इसी के साथ साथ 300 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, जिसपे सुरक्षा व्यवस्था के पूरे उनके कंधों पर पूरा सुरक्षा व्यवस्था है। आला अधिकारी से लेकर के जो गाजियाबाद के कमिश्नर है अजय कुमार मिश्रा, वो भी कल जो जनसभा स्थल है वहां पर पहुंचे थे और वहां पर पूरा उन्होंने जायजा लिया था किस तरीके से यहाँ पर जो छोटी छोटी बारीकी चीजें हैं उनके दिशा निर्देश दिए थे कि यहाँ पर किस तरीके से ड्यूटी यहाँ लगाई जाएगी। तो उसी को लेकर के पूरे इंतजाम जो है वो किए गए हैं यहाँ पर। और उसके बाद आपको बता दूं कि गाजियाबाद के जो लोग हैं वहां पर रूट डाइवर्जन को लेकर काफी प्रभावित किया गया है। यहाँ पर रूट डाइवर्जन किया गया है। मुख्यमंत्री के आने से पहले कुछ समय के लिए ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। जिस इलाके से वो रूट गुजरेंगे, मुख्यमंत्री गुजरेंगे। अजीत, क्योंकि अब बहुत जल्द रैपिड का उद्घाटन होने वाला है, लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिलता है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देश की पहली रैपिड मेट्रो बनाई गई है और आधुनिक तरीके से यहाँ पर इसको तैयार किया गया है, जिसमें बटन के जरिए जो है वो उसके जो गेट हैं वो खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि गाजियाबाद से मेरठ की जो दूरी है वो बहुत कम समय में आदमी तय कर पाएगा। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जाम से काफी निजात मिलेगा। यहाँ के लोगों को एक बड़ी सौगात है, गाजियाबाद के लोगों को बड़ी सौगात दी जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कई ऐसे काम जो है वो गाजियाबाद का विकास कार्य जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, ये लोगों का कहना है। और इसी के साथ गाजियाबाद को आज बड़ी एक सौगात मिलेगी। जी, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है सीएम के दौरे को लेकर? देखिए, इन्होंने साफ कर दिया कि हमारी तैयारियां जो हैं लगभग पूरी हो चुकी है। और अधिकारी लेवल पे बात करें तो गाजियाबाद के नगर आयुक्त ने रात्रि के समय ही सड़कों पर जाकर सड़कों का जायजा लिया, किस तरीके से सफाई और व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से उसका जायजा लिया और देखा और दिशा निर्देश दिए कि जिस रूट से सीएम का काफिला जो है वो गुजरेगा उस रूट पर पूरी तरीके से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। और वहां पर आपको बता दूं कि जहां जनसभा स्थल है, जहां पर
नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे। वहां पर चप्पे चप्पे पर कैमरा लगाया गया है और ड्रोन कैमरे से भी वहां पर निगरानी रखी जाएगी। सारी तैयारियां लगातार जारी हैं। इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत ज्यादा जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना सहित 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियां चुनावी बिसात बिछाने में लगी हुई हैं। इस बीच कांग्रेस इन राज्यों में उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज गुरुवार 12 अक्टूबर यानी आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर यह बैठक होगी। इस मीटिंग में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति, उम्मीदवारों और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों ने बताया है कि इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कम से कम 125 सीटों पर नाम तय हो जाएंगे। देर शाम तक सूची जारी किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होगी। एमपी छत्तीसगढ़ की 125 सीटों पर नाम आज तय किए जा सकते हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की यह बैठक है जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश से भी तमाम बड़े चेहरे देखे जाएंगे इस बैठक में। बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी लंबे समय के बाद जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, अपने उम्मीदवारों पर लगातार चर्चा कर रही है और बहुत जल्द अब कांग्रेस पार्टी अपनी सूची जारी कर सकती है। एमपी और छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस पार्टी का मंथन है और इसमें तमाम बड़े नेता भी शामिल होंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नागेंद्र जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? जी देखिए, क्योंकि अब चुनाव आयोग की तरफ से सभी 5 राज्यों का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवारों की कोई सूची जारी नहीं की गई है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश खासतौर से इन राज्यों की आज लगभग 125 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज पार्टी की तरफ से की जा सकती है। कांग्रेस सीईसी की बैठक आज होने जा रही है इसी मुद्दे को लेकर, जिसमें कितने बजे तक ये बैठक शुरू होगी? जी, शाम को ये बैठक शुरू होनी है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो इसमें मौजूद रहने वाले हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले चरण में ही 7 नवंबर को लगभग 20 सीटों पर वहां चुनाव होना है और 70 सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव होना है। तो छत्तीसगढ़ पर खास तौर से उन 20 सीटों पर आज नाम घोषित किए जा सकते हैं। जी, क्या लगता है जिस तरह से भाजपा ने विधानसभा में सांसदों को उतारा, कांग्रेस की ओर से भी ऐसा कदम उठाया जाएगा? जी देखिए, ये कहना मुश्किल है क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा सांसद और मंत्रियों को टिकट दिए गए हों या फिर राजस्थान में इसी तरह से पार्टी ने टिकट दिए हैं, उनकी लगातार कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से निंदा की जा रही है और कहा जा रहा है कि अब लगता है कि बीजेपी के दिन चले गए हैं और जो जिन सांसद और मंत्रियों को टिकट दिए गए हैं उनके भी दिन चले गए हैं। तो जब कांग्रेस की तरफ से इसके लिए लगातार निंदा की जा रही है तो मुश्किल लगता है कि कांग्रेस की तरफ से भी अपने सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। क्या आज सूची की घोषणा हो सकती है मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ की? जी, फिर से दोहराएंगे? क्या आज सूची की घोषणा हो सकती है मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ की, किसी भी चुनावी राज्य की? जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लगभग 125 नामों की आज घोषणा कर दी जाए। लेकिन देखना यही है कि क्योंकि इसमें आज चर्चा की जानी है और क्योंकि इंडिया गठबंधन भी बना है तो कुछ सीट उनको भी दिए जाने की चर्चा है। तो देखना यही है कि शाम को जब मीटिंग खत्म होती है तो क्या कोई सूची जारी की जाती है और अगर की जाती है तो उसमें क्या ये सूचना दी जाती है कि जो इंडिया गठबंधन है उनमें किस किस संगठन को और कितनी सीटें दी गई हैं। नागेंद्र, ये सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस को इतनी देरी क्यों हो रही है सूची तय करने में, इस पर आपको क्या लगता है?
जी देखिए, इस पर जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हैं उनकी तरफ से बयान आया था और उन्होंने कहा था क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है और हम पितृपक्ष में जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा नहीं करेंगे। और अभी तक भी जो सूचना आ रही है उसमें भी यही कहा जा रहा है कि 125 नामों पर चर्चा होनी है। लेकिन क्योंकि दबाव है बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा हो चुकी है, तो कांग्रेस के ऊपर दबाव तो है ही, तो उस दबाव के चलते हुए हो सकता है कि कुछ नामों की घोषणा आज कर दी जाए। जी, क्या कमलनाथ भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि तमाम बड़े चेहरे मध्य प्रदेश से आने वाले हैं? देखिए, जो पिछली बैठक हुई थी उसमें कमलनाथ थे और उनकी तरफ से ही मीडिया को ब्रीफिंग की गई थी। उसमें कहा गया था कि 140 नामों पर चर्चा हुई है और जल्दी ही वो कौन से नाम है उनकी घोषणा कर दी जाएगी। और क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो हो सकता है कि वो भी रहें और पार्टी के दूसरे जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र के मराठा क्रांति मोर्चा ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर गिरगांव चौपाटी से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 9 अगस्त 2016 को मराठा क्रांति मोर्चा के बैनर तले मराठा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में 15 वर्षीय लड़की के रेप और हत्या के विरोध में औरंगाबाद में साथ आए। हालांकि कोपर्डी एक ट्रिगर पॉइंट था, ये मराठा एकता, जिसकी वजह से 2016 से 17 के बीच राज्य भर में काफी बड़े पैमाने पर रैलियां हुई। ये मुख्य रूप से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समुदाय के लिए आरक्षण पर केंद्रित थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत केरल के दौरे पर गए हुए हैं, जहां पर उन्होंने केरल के प्रसिद्ध श्री पद्मभारस्वामी मंदिर की पूजा अर्चना की। आरएसएस प्रमुख सुबह 6:40 पर मंदिर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु की प्रतिमा अनंत शयनम यानी लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है। सूत्रों के अनुसार मोहन भागवत 7 अक्टूबर से केरल में हैं। वो राज्य में आरएसएस के अखिल भारतीय नेताओं की बैठक में पहुंचे थे। इसके साथ ही ये मंदिर इस क्षेत्र में भगवान विष्णु को समर्पित प्रमुख मंदिरों में से एक है। सदियों पुराना ये मंदिर कुछ समय पहले हैरान कर देने वाली संपत्ति की खोज के कारण चर्चाओं में आया था। तब इसके तहखाने में कीमती वस्तुएं, सोने के आभूषण, कीमती पत्थरों से बनी प्रतिमाएं, जेवरात, सोने के ठोस सिक्के समेत तमाम तरह की चीजें बरामद हुई थी। राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के तुरंत बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया। भीषण आग को देखते हुए कुल 33 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि अब आग नियंत्रण में है। आग की ऊंची लपटें देखकर इलाके में हड़कंप मच गया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विक्रम जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? जी नेहा, मैं आपको बता दूं कि सुबह 4 बजे तकरीबन फायर विभाग को यहाँ पीरागढ़ी में उद्योग नगर में एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद में 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। लेकिन आग की स्थिति इतनी भयावह थी कि मौके पर और गाड़ियां, कम से कम नहीं तो 22 से 23 गाड़ियों को आग बुझाने की मशक्कत करनी पड़ी और आग को बड़ी मुश्किल से काबू में लिया गया। इस वजह से लेके पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार इतना हो गया था। ये आग किस तरह से लगी थी विक्रम, क्या कहा जा रहा है इसको लेकर? देखिए, शॉर्ट सर्किट या इस तरीके की कोई भी चीज सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरीके से फैक्ट्री में आग लग जाती है, यहाँ पर गंदगी का अंबार इतना रहता है, जहाँ पे कूड़ा करकट है और यहाँ जो लोग हैं, यहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरे नहीं है। क्या कुछ और कहा जा रहा है इसको लेकर, क्या नुकसान है? देखिए, लाखों रुपए का नुकसान तो हुआ है, लेकिन फिलहाल हताहत होने की किसी कोई खबर नहीं आई है। जी, पुलिस की ओर से क्या कुछ बयान आया है इसको लेकर? देखिए, पुलिस इसमें तफ्तीश में जुटी हुई है कि क्या कुछ आग के लगने के कारण हो सकते हैं, क्या फायर सेफ्टी के वजह से ऐसा हुआ है जिनको फॉलो नहीं किया गया है, या फिर कुछ और कारण है कि शरारती तत्व हो सकते हैं या फैक्ट्री के किसी कर्मचारी की वजह से ऐसा हुआ हो। ये पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम ज्यादा जानकारी के लिए।
और इजराइल हमास जंग का आज छठा दिन है। इस बीच भारत सरकार ने इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को वापस लाएगी। जो भी वापस आना चाहे आ सकता है। ऑपरेशन अजय के तहत आज भारत से पहली फ्लाइट इजराइल के लिए रवाना होगी। इजराइल में भारतीय दूतावास में बताया गया है कि पहली फ्लाइट से भेजे जाने वाले रजिस्टर्ड लोगों की जानकारी ईमेल कर दी गई है। अगली फ्लाइट के लिए अन्य रजिस्टर्ड लोगों की जानकारी भेजी जाएगी। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार इजराइल में अभी तक 18,000 भारतीय फंसे हुए हैं। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। इजराइल पहुंचे भारतीय पर्यटकों ने दूतावास से सुरक्षित निकाले जाने की अपील भी की है। और दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले 5 अक्टूबर को कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी से पूछा था कि आखिर सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां है। आप नेता 228 दिन से जेल में बंद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत न देने के फैसले को चुनौती दी गई। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि सिसोदिया पर आरोप बेबुनियाद है और इन्हें साबित नहीं होता है कि याचिकाकर्ता इस धांधली में कोई संबंध रखता है। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने एंट्री कर ली है, जिससे हमास की मुसीबतें बढ़ गई हैं। दरअसल अमेरिका ने अपने खतरनाक हथियार, गोला बारूद और सैनिक इजराइल भेज दिए हैं। हमास और इजराइल के बीच तेज होती जंग में विश्व की नजर अमेरिका पर टिकी है। इस युद्ध में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और मदद भेज चुका है। अमेरिका ने हथियारों और गोला बारूद से लदा प्लेन भेजा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने ये गोला बारूद ऐसे समय के लिए भेजा है जब युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगा। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस विमान में किस प्रकार के हथियार हैं। तो वहीं अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री को इजराइल भेजा है, जहां उन्होंने इजराइल के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की कि इजराइल को और क्या मदद की जा सकती है। अमेरिका ने हमास के हमले को अभूतपूर्व बताते हुए कहा है कि उनके विदेश मंत्री की यात्रा इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए है, जो कि एकजुटता और समर्थन का संदेश देगी। इस युद्ध में अमेरिका पहला देश है जो इजराइल की हथियारों से मदद कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल को खुफिया जानकारी देने की पेशकश की है। अमेरिका के मुताबिक हमास की धमकी को हल्के में नहीं ले सकते। हमास पहले ही दिखा चुका है कि वे कितने सक्षम हैं। अमेरिका ने इजराइल और गाजा युद्ध क्षेत्र को एक्टिव वॉर जोन मानते हुए कहा है कि जिसकी वजह से ऑप्शन मुश्किल हो रहा है, जिसको देखते हुए इजराइल को हर संभव मदद दे रहा है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को समर्थन दोहराते हुए कहा, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और अपनी रक्षा के लिए उसके अधिकार का पूरी तरह से समर्थन करता है। विदेश मामलों के कई जानकार इस युद्ध के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका का हाथ होने की संभावना जता रहे हैं। उनका मानना है कि इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका बड़ी मात्रा में अपने हथियार खपाएगा। साथ ही कई मुस्लिम देश अपनी सुरक्षा पर खतरा जानकर अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हमास और इजराइल के बीच पिछले 5 दिनों से जंग जारी है और अब तक दोनों पक्षों की ओर से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी है। इस युद्ध में अमेरिका की एंट्री से इजराइल की स्थिति मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट में होने वाले आतंकी हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को मार डाला। यही नहीं, पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में लगातार उन आतंकियों को मरने की खबरें सामने आ रही हैं जो उन्हीं के इशारों पर काम करती थी। इस रिपोर्ट में देखिए। जनवरी 2016 में पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ की पाकिस्तान के सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी।
जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए आपको कि ये वही आतंकी मारा गया है जिसने पठानकोट में भारतीय जवानों का लहू बहाया था, और वो भी किसकी शरण में? वो थी सोनिया गांधी की कांग्रेस सरकार। खैर, ये कोई पहला हमला नहीं था। कांग्रेस सरकार में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या किया गया उससे तो आप बिल्कुल रूबरू होंगे। और कश्मीर पर हमले करने वाले यासीन मलिक के साथ वही सरकार अपने कार्यालय में बुलाकर फोटो सेशन करती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ऐसे आतंकवादियों, हमलावरों और कट्टरपंथी जिहादियों को हमेशा से शरण देती है। और पंजाब के पठानकोट में जिस मास्टरमाइंड को पाकिस्तान में मारा, उसे भी मनमोहन सरकार में छोड़ दिया गया था। बता दें कि वह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक था और उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका था। पठानकोट हमले में डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स के 5 जवान, IAF के गार्ड और NSG के कमांडो बलिदान हो गए थे। सियालकोट के एक मस्जिद के भीतर शाहिद लतीफ की हत्या बुधवार 11 अक्टूबर 2023 की सुबह की गई। शाहिद सियालकोट इलाके में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का बड़ा कमांडर था। उसको छोटा शाहिद भाई और नूरू अल दीन के नाम से जाना जाता था। एक और जानने वाली बात ये थी कि 2010 में कांग्रेस सरकार ने गुडविल गेस्चर दिखाते हुए उसे पाकिस्तान को प्रत्यर्पित कर दिया था। लतीफ को एक बार वर्ष 1994 में भारत में भी UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्ष 2010 में सजा पूरी होने पर पाकिस्तान प्रत्यर्पित कर दिया गया था। वह पाकिस्तान जाकर दोबारा भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में भाग लेने लगा था। वर्ष 2020 में भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा UAPA के अंतर्गत आतंकी घोषित किए जाने वालों की लिस्ट में उसका भी नाम था। लतीफ वर्ष 1999 में हुई इंडियन एयरलाइंस के विमान की हाईजैकिंग में भी आरोपित था। वर्ष 2016 में पंजाब की सीमा से सटे पठानकोट में स्थित भारतीय वायुसेना के महत्वपूर्ण एयरबेस पर हमला हुआ था। एयरबेस के अंदर पाकिस्तानी आतंकी घुस आए थे और छुपकर हमला करने लगे थे। शाहिद लतीफ इस मामले में साजिश करता था। उसने ही ये हमला करने वाले 4 आतंकी को पठानकोट भेजा था। 1 जनवरी 2016 ये वो दिन था जब पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था और 7 सुरक्षा कर्मियों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए थे। भारतीय जांच एजेंसी की माने तो इस आतंकी हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का हाथ बताया गया था। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे जाने वाले आतंकियों की सूची में शाहिद सबसे नया नाम था। इससे कुछ ही दिन पहले कराची में लश्कर के एक आतंकी मुफ्ती केसर फारूक की भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान में ही रहने वाले खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवार की भी अप्रैल 2023 में इसी तरह हत्या हुई थी। लगातार एक के बाद एक उन लोगों की हत्या हो रही है जो पाकिस्तान के इशारों पर काम करते थे। इससे तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।